हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म का कुछ और पॉइंट्स है जिसको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हम आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म का कुछ बातें डिस्कस किए थे, तो आइए आज हम लोग और कुछ डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बाबू लायबिलिटी का। लायबिलिटी किसको कहते हैं? तो सिंपल सी भाषा में, अगर अपनी भाषा में अगर हम लोग बोले, जैसा हम लोग आज तक जानते थे, तो कर्ज जानते होंगे आप। कर्ज, तो कर्ज को ही क्या कहा जाता है बाबू? अकाउंटिंग में लायबिलिटी कहा जाता है। कर्ज को ही क्या कहा जाता है? लायबिलिटी कहा जाता है। यहां देखो क्या कहता है, कर्ज का मतलब क्या हुआ? यानी जिस चीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं आपका एक बिजनेस है, तो बिजनेस जिस चीज का फ्यूचर में पेमेंट करेगा, पेमेंट उसको करना पड़ेगा फ्यूचर में, वो क्या कहलाता है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाता है। यहां कहता है लायबिलिटी मींस अमाउंट ऑड और पेबल। ठीक है, लायबिलिटी मींस क्या होता है कि वैसा अमाउंट, ठीक है, जो ऑड है यानी पेबल है, बकाया है, ठीक है, जो पेमेंट करना है बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस के द्वारा जिसका भी पेमेंट करना है, बिजनेस जिसको पेमेंट करने वाला है, वो क्या कहलाता है बाबू? लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब लायबिलिटी को बच्चों यहां पर दो भाग में बांटा गया, यानी लायबिलिटी दो टाइप का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लायबिलिटी कितने टाइप का, तो लायबिलिटी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, या इसको इनसाइडर लायबिलिटी भी कहा जाता है। इंटरनल लायबिलिटी या इनसाइडर लायबिलिटी। और दूसरा है बच्चों एक्सटर्नल लायबिलिटी, या आप इसको कह सकते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी। तो दो टाइप का लायबिलिटी, पहले एक इनसाइडर और दूसरा आउटसाइडर। इनसाइडर को हम लोग इंटरनल भी कहते हैं और आउटसाइडर को हम लोग एक्सटर्नल भी कहते हैं। ठीक है, अभी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है बच्चों, ये भी फिर दो टाइप का होता है। एक होता है करंट लायबिलिटी और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इंटरनल लायबिलिटी किसको कहेंगे और एक्सटर्नल लायबिलिटी किसको कहेंगे। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब समझने के लिए एक बात आपको समझना पड़ेगा। बिजनेस, एक पहले एक्स्ट्रा बात आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। कोई भी बाबू बिजनेस जो होता है और उस बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों का पहचान अलग अलग होता है। दोनों का पहचान अलग अलग होता है। दोनों को आप एक नहीं मान सकते हो, दोनों को आप सेम नहीं मान सकते हो। जैसे मान लो कि मेरा एक संस्था है, इस मेरे संस्था का नाम है जय सूरज। ये क्या हुआ? एक संस्था का नाम हुआ, एक बिजनेस का नाम हुआ, एक बिजनेस का नाम हुआ हम लोगों का। अब मान लो कि इसमें दो इसका ओनर है, मान लो इसका दो ओनर, एक जय और दूसरा सूरज, ये दो ओनर है मान लो। अब ध्यान देना कि यहां पर बाबू जय सूरज, जय और सूरज तीनों को अलग अलग माना जाता है। ठीक है, तीनों को अलग अलग माना जाता है, तीनों का पहचान अलग अलग होता है। जय का पहचान अलग होगा, सूरज का पहचान अलग होगा और जय सूरज का पहचान अलग होता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि ओनर का अगर कोई एसेट्स है तो वो उसके बिजनेस का एसेट्स नहीं कहलाएगा, या बिजनेस का कोई एसेट्स है, बिजनेस का कोई संपत्ति है तो उसके ओनर का संपत्ति नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो इस संस्था में, इस बिजनेस में कोई एसेट्स है, तो क्या वो केवल जय का एसेट्स कहलाएगा? नहीं। क्या वो केवल सूरज का एसेट्स कहलाएगा? नहीं। ठीक है, तो बाबू इसका एसेट्स और इसका एसेट्स, दोनों को का एसेट्स अलग होता है। इसी प्रकार से जय सूरज का प्रॉफिट और जय का प्रॉफिट क्या दोनों सेम होगा? नहीं। ठीक है, जय नाम का अगर जो है वो तो प्रॉफिट दूसरे जगह से भी कमा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि दोनों अलग अलग होता है और दोनों का पहचान अलग होता है। सबसे पहले ये बात हम आपको समझाने का कोशिश की, थोड़ा सा ये डिफरेंट टॉपिक था लेकिन इसी से रिलेटेड हम लोग अभी समझेंगे, इसलिए हम आपको बताने का कोशिश किए हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या चीजें होता है, ध्यान से समझिएगा। बाबू मान लो ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है दोनों लोग मिल करके, तो जय यहां पर पैसा लगाया होगा,
मान लो जय पैसा लगाया इस बिजनेस में 5 लाख रुपया, और सूरज भी इस बिजनेस में पैसा लगाया मान लो कि 5 लाख रुपया। दोनों लोग 5-5 लाख रुपया बिजनेस में पैसा लगाया, ओनर लोग लगाया है। उस पैसे को आप जानते हैं कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब बात बताना बाबू, अगर बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद, एक प्रकार से दोनों को क्या है? पार्टनर। अगर कुछ सालों के बाद इसमें से कोई भी एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ना चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है, तो इसका जो पूंजी लगा हुआ है इस बिजनेस के पास, किसके पास? जय सूरज के पास। तो इसके पास जो पूंजी लगा हुआ है वो पैसा इसको वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ। तो आप सोच के देखो कि इसका जो यहां पैसा लगा हुआ है, ओनर का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, वो पैसा बिजनेस के लिए लायबिलिटी हुआ, कर्ज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। ठीक है। तो ये जो कर्ज है बाबू, ये किसको देना है? क्या एक्सटर्नल मेंबर को देना है? नहीं। तो ये जो लायबिलिटी हुआ बिजनेस के लिए, ऐसा जो लायबिलिटी हुआ, कैसा लायबिलिटी? जिसका पेमेंट बिजनेस खुद उसके ओनर को करेगा, जिसमें क्या चीज आता है बाबू? कैपिटल आता है, पूंजी आता है। कि अगर कोई ओनर छोड़ना चाहता है बिजनेस को या बंद करना चाहता है बिजनेस को, तो जितना भी उस ओनर का बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, बिजनेस वो पैसा वापस देगा किसको? ओनर को। तो बिजनेस के लिए कर्ज हुआ ना, तो इसको हम लोग लायबिलिटी कह सकते हैं ना? हाँ सर। यानी कैपिटल को भी बाबू लायबिलिटी कहा जा सकता है, कैपिटल को भी लायबिलिटी कहा जाता है। ये बातें याद रखना, ठीक है। बस आपको हम ये बता रहे थे अभी कि कैपिटल को भी लायबिलिटी कहते हैं। और कैपिटल कौन लगाता है बिजनेस में? तो ओनर लगाता है। ठीक है, बस इतना हम आपको अभी समझाए हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इंटरनल लायबिलिटी किसको कहते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी किसको कहते हैं। एकदम सिंपल सा भाषा में समझोगे कि ओनर, बिजनेस जो है, बिजनेस अपने ओनर को जो पैसा देने वाला है, ओनर का जो पैसा उसके पास निकल रहा है बिजनेस के पास, वो पैसा बाबू बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। क्योंकि वो इंटरनल मेंबर है ना बिजनेस का, तो वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। और जो पैसा बाहर के लोगों को पेमेंट करना है, बाहर के लोगों को पेमेंट करना है, जैसे मान लो कि हम किसी से उधारी सामान खरीद के लाए, यानी जय सूरज था, ये बिजनेस था, ये बिजनेस किसी से उधारी सामान खरीद के लाया, जिसको हम लोग सप्लायर कहते हैं। तो उससे अगर सामान खरीद के लाया तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उसको जो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी कर्ज कहलाया, लायबिलिटी कहलाया बिजनेस के लिए। तो बाहर के लोगों को देना है ना, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो बैंक से लोन लिया गया है, बिजनेस जो है वो बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो बैंक से लोन लिया तो बैंक का पैसा वापस करेगा। बैंक से अगर लोन लिया है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए कर्ज है, लोन है, तो लायबिलिटी कहलाएगा बिजनेस के। तो बैंक क्या बिजनेस का अपना इंटरनल मेंबर था? नहीं, वो तो बाहर का आदमी है। तो उस कर्ज को जो पेमेंट करना पड़ेगा, वो जो कर्ज हुआ, वो जो लायबिलिटी हुआ, कौन सा? बैंक से जो लोन लिए हैं, वो हम लोगों का एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाता है। तो सिंपल सी वे में हम लोग बोल सकते हैं कि जिस लायबिलिटी का पेमेंट बिजनेस के इंटरनल मेंबर को किया जाता है, ओनर को जो पैसा पेमेंट किया जाएगा, वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगा। और जो पैसा बिजनेस के, संस्था के बाहर के लोगों को पेमेंट किया जाएगा, वो लायबिलिटी क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगा। यहां देखो क्या कहता है, कहता ऑल लायबिलिटी, ठीक है, यहां कहा है बाबू, देखना, कहता है ऑल लायबिलिटी विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे द ओनर आर नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। यानी वैसा लायबिलिटी जो बिजनेस के ओनर को पैसा दिया जाएगा। तो ओनर को कौन सा पैसा दिया जाएगा? तो ओनर जो पैसा पूंजी लगाए वो पैसा उसको वापस दिया जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है? इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। जैसे कैपिटल, पूंजी, जैसे क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सर, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का पैसा फिर किसको मिलता है? ओनर को। तो प्रॉफिट अगर बिजनेस में हुआ तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो प्रॉफिट का पैसा किसको दे दे? ओनर को दे दे, क्योंकि प्रॉफिट में राइट किसका होता है? ओनर को होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का बाबू एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी कहता है ऑल लायबिलिटी which a business entity has to pay to outsider, outsider मतलब बाहर के लोगों को,
आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो बाहर के लोगों को पेमेंट करना है वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे बैंक लोन, बैंक से लोन लिए तो बैंक तो बाहर का आदमी है, ठीक है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर? बाबू एक ओडी अकाउंट होता है। अगर आप एक ऐसा अकाउंट होता है बाबू बैंक में कि वैसा अकाउंट अगर आप ओपन करवाए हैं बैंक में, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरह से एक ओडी अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अगर वो अकाउंट आप खुलवाते हैं तो आप जितना पैसा बैंक में आपका जमा है उससे ज्यादा भी पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं आप बैंक से, जितना आपका जमा है उससे, तो उस पैसे को क्या कहा जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो उसका भी तो आप पेमेंट करेंगे ना, वापस देंगे ना, ठीक है। तो बाहर का आदमी है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर किसको कहते हैं? हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जिस आदमी से उधार में सामान हम खरीद के लाए उस आदमी को क्रेडिटर कहा जाता है। तो बिजनेस का एक्सटर्नल मेंबर है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगा। तो ये हम लोग देखें कि इंटरनल लायबिलिटी किसको कहते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी किसको कहते हैं। तो ये दोनों हम लोग देखो समझे। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है बच्चों, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है बाबू करंट लायबिलिटी और एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं? आओ हम लोग समझते हैं। बाबू वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम समय में करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। जिस लायबिलिटी का पेमेंट जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी मतलब कितना टाइम सर? इसको जनरली बोला जाता है साल भर, 12 महीना। तो जिस लायबिलिटी का साल भर के अंदर यानी 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा या किया जाता है, उस लायबिलिटी को बच्चों करंट लायबिलिटी कहते हैं। जबकि वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद करना होता है, यानी देर से पेमेंट करना होता है। देर से मतलब कितना सर? कह सकते हो आप, इसको कहा जाता है कि 12 महीने के बाद यानी 1 साल के बाद। तो जिस लायबिलिटी का पेमेंट 1 साल के बाद करना होगा उसको हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं, और जिस लायबिलिटी का पेमेंट हमको साल भर के अंदर करना होता है उसको हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो देखो यहां क्या कहता है? दोज लायबिलिटी व्हिच आर पेबल इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड मतलब कम समय में, दैट इज विद इन 12 मंथ यानी 12 महीने के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी कहते हैं। दोज लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लॉन्ग पीरियड मींस 12 मंथ, ठीक है। तो 12 महीने के बाद पेमेंट करना है तो क्या कहलाएगा? मेरा नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगा। जैसे बैंक लोन, बैंक से अगर हम लोग लोन लेते हैं बाबू तो उसका जल्दी हम लोग पैसा वापस नहीं करते हैं। जनरली बैंक से लोन तभी लिया जाता है जब पेमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन में करना हो, देर से पेमेंट करना हो, तभी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, और नहीं तो अगल बगल से उधारी लेकर काम चला लेते हैं, ठीक है। तो बैंक से लोन तभी लिया जाता है जब उसका पेमेंट लॉन्ग टाइम में करते हैं। तो बैंक लोन जो है वो हम लोगों का नॉन करंट लायबिलिटी कहलाता है। जबकि क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है बाबू? एक करंट लायबिलिटी कहलाएगा। क्यों सर? सोचो आप, क्रेडिटर किसको कहते हैं बताए हम आपको? जिस आदमी से आप उधार सामान खरीद के लाए उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो अगर आप किसी से उधारी सामान खरीद के लाए हैं तो क्या उसका पेमेंट आप साल भर बाद करने जाएंगे कि साल भर के अंदर करेंगे? सर साल भर के अंदर करेंगे। अरे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के अंदर तो कर देंगे ना, बहुत तो साल भर लेट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि अगर किसी से आज उधारी सामान खरीद के लाए तो उसका पेमेंट आप 2 साल के बाद करने जाएंगे। क्या ऐसा आप करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसा जनरली नहीं होता, एक्सेप्शनल तो हालांकि सब जगह है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो जिससे उधारी सामान खरीद के लाते हैं हम लोग उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो बताओ क्रेडिटर का पेमेंट साल भर के अंदर करते हैं कि साल भर के बाद करते हैं? सर जनरली साल भर के अंदर करते हैं, इसलिए हम लोगों का ये करंट लायबिलिटी कहलाता है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू बिल्स पेबल। ये भी हम आगे आपको समझाएंगे कि बिल्स पेबल होता क्या है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज मतलब सर अगर कोई खर्चा है आपका और उसका पेमेंट नहीं किए हैं, बाकी रख लिए हैं, तो उसका पेमेंट आप क्या 2 साल बाद करेंगे? नहीं। जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग आप रेंट पर लेके रखे हैं और उसका रेंट नहीं दिए हैं, या आप अपना एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिए हैं, तो क्या उसको 2 साल बाद, साल भर बाद पेमेंट करोगे? नहीं, ज्यादा होगा 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना लेट करोगे। पेमेंट तो करना जल्दी पड़ेगा उसका, तो पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी है, कर्ज है, और इसका जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा इसलिए कैसा लायबिलिटी कहलाएगा? एक करंट लायबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बाबू कि ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स किसको कहते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल
उससे पहले हम लोग डेटर्स को समझेंगे कि डेटर्स किसको कहा जाता है। हालांकि पहले भी हम आपको बता चुके हैं, डेटर्स हम लोग उस आदमी को कहते हैं जिसके पास हम लोग या तो उधारी में कुछ सामान बेचते हैं या उधारी में कुछ सर्विस देते हैं। अगर हम किसी को सर्विस दिए हैं उधारी में या कुछ सामान बेचे हैं उधारी में, ठीक है, तो वो आदमी फ्यूचर में हमको पैसा देगा, तो उस आदमी को क्या कहा जाएगा? डेटर्स कहा जाएगा। यानी देखो यहां क्या कहता है, कहता है दोज पर्सन टू हुम सोल्ड गुड्स और सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का हिंदी होता है बच्चों उधार, क्रेडिट का हिंदी क्या होता है? उधार। कहता है दोज पर्सन टू हुम सोल्ड गुड्स, वह व्यक्ति जिसको गुड्स बेचा जाता है, या सर्विस रेंडर, सर्विस दिया जाता है, ऑन क्रेडिट कैसे? उधार में। तो वह व्यक्ति जिसको उधार में गुड्स दिया जाता है या उधार में सर्विस दिया जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? डेटर्स कहते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं बाबू? डेटर्स कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपके पास हम कुछ गुड्स बेचे उधार में, कुछ सामान हम आपके पास उधार में बेचे, ठीक है, आपके पास बेचे, आप बोले कि सर पेमेंट इसका हम 2 महीने बाद करेंगे, तो आप एक प्रकार के लिए क्या हो गए? मेरे लिए डेटर कहलाए, क्योंकि आप हमको भविष्य में पैसा देंगे तो आप मेरे लिए डेटर कहलाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या बाबू, हम एक बिल बनाए, हम एक बिल बनाए आपके नाम से, हम अपना रजिस्टर में आपको नहीं लिख के रखे, हम एक बिल बनाए और बोले आपको कि लीजिए इस बिल में साइन कर दीजिए। उस बिल में क्या लिखा हुआ था सर? उस बिल में लिखा हुआ है कि आज इतना तारीख को आप मेरे पास से इतने रुपए का सामान खरीदे हैं, आप 2 महीना में हमको पेमेंट कर देंगे। आप इस बात से सहमत हैं, रेडी हैं, तो आप इसमें साइन कर दीजिए। आप उस बिल में साइन कर दिए। अब जब वो बिल में साइन आप कर दिए बाबू, तो उसके बाद हम रहें या ना रहें, आपके पास जो भी आदमी वो बिल लेकर के जाएगा, उस आदमी को उस बिल का आप क्या करेंगे? पेमेंट कीजिएगा। तो वो जो बिल है, जिस बिल से हमको पैसा मिलने वाला है, उस बिल को बाबू बिल रिसीवेबल कहलाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बिल रिसीवेबल कहा जाता है। यहां क्या कहता है? कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीवेबल फ्रॉम डेटर। क्या बोला डेटर से जो एक्सेप्टेंस मिलेगा, मतलब आप रेडी हुए ना कि हाँ हम 2 महीने बाद पेमेंट कर दिए, इस बात से हम रेडी हैं, आप साइन कर दिए बिल में, तो इसका मतलब हुआ आप उस बिल को एक्सेप्ट कर लिए, आप उस बिल से सहमत हैं, ठीक है, तो आप डेटर थे मेरे। तो डेटर अगर बिल को एक्सेप्ट करता है तो उस बिल को क्या कहा जाता है? बिल रिसीवेबल कहा जाता है। आई होप आपको समझ में बातें आया होगा। अब एक पॉइंट था यहां पर बाबू, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या कहा, किसको कहते हैं? तो एक तो यहां देखो लिखता है कि द अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बिजनेस बोलो या कंपनी बोलो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर टर्म्ड एज ट्रेड रिसीवेबल। मतलब क्या हुआ सर? जब कोई भी बिजनेसमैन या कंपनी अपना गुड्स को या सर्विस को बेचता है, देता है, ठीक है, जिससे भविष्य में उसको पैसा मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, मिलने वाला, अभी मिला नहीं है, वो हम लोगों का क्या कहलाता है? ट्रेड रिसीवेबल। या इसको ऐसे भी कहा जाता है बाबू कि ट्रेड रिसीवेबल इज अ कॉम्बिनेशन या एडिशन ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। आप कह सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो हम लोगों का क्या कहलाता है? तो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग एक बात करेंगे बाबू बिल्स पेबल का। किसका? बिल्स पेबल का। अभी आपको बिल रिसीवेबल समझाए थे, अब ध्यान से सुनिएगा। आप जो बिल एक्सेप्ट किए, अभी हम थोड़ा देर पहले एग्जांपल लिए थे कि आपके पास हम गुड्स बेचे उधार में, आप बोले कि 2 महीना बाद पेमेंट करेंगे, हम एक बिल लिखे, उस बिल को आप एक्सेप्ट कर लिए, रेडी हो गए, उस बिल से सहमत हो गए, ठीक है, और वो बिल का एक कार्बन कॉपी हम आपको भी दे दिए और एक अपने पास भी रखे, ठीक है। तो मेरे लिए वो जो बिल है बाबू, उस बिल से हमको क्या होगा? पैसा मिलेगा। तो वो बिल मेरे लिए बाबू बिल रिसीवेबल कहलाएगा, क्योंकि उस बिल से हमको भविष्य में पैसा मिलेगा। और वही बिल आपके लिए क्या कहलाएगा? बिल पेबल कहलाएगा, क्योंकि आप उस बिल का फ्यूचर में क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो आपके लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल कहलाएगा। देखो यहां क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन टू क्रेडिटर्स। हम आपके लिए कौन थे? क्रेडिटर थे, यानी लेने वाले थे हम आपसे पैसा। आप उस बिल को एक्सेप्ट के लिए, अगर आप कोई एक्सेप्टेंस करते हैं
क्रेडिटर के द्वारा लिखा गया तो क्या कहलाता है हम लोगों का, बिल्स पेबल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू क्रेडिटर। क्रेडिटर अभी थोड़ा देर पहले भी हम आपको समझाए, जिस आदमी के पास हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, जिस आदमी के पास हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, सॉरी बेचते नहीं बाबू, जिस आदमी से हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं, जिस आदमी से हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं उस आदमी को बाबू क्रेडिटर कहा जाता है। अगर आप किसी से उधारी सामान लेके आए हैं या उधारी पैसा लेके आए हैं या किसी से उधारी सर्विस लिए, ठीक है, तो जिस आदमी से आप उधारी सामान खरीद के लाए उस आदमी को क्या कहा जाता है बाबू, क्रेडिटर कहा जाता है। देखो डेटर्स और क्रेडिटर, ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। डेटर किसको बोलते हैं, जिस आदमी के पास हम सामान बेचे उधारी उस आदमी को डेटर्स कहते हैं, और जिसके पास से हम उधारी सामान खरीदे वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा। अगर हम किसी के पास बेचते हैं उधार सामान तो वो आदमी मेरे लिए डेटर्स कहलाएगा। अगर हम किसी के पास से उधारी सामान खरीदते हैं तो जिससे खरीदे वो आदमी मेरे लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा। क्रेडिटर्स का हिंदी होता है लेनदार, मतलब लेने वाला, यानी जो आदमी हमसे भविष्य में पैसा लेगा। डेटर का हिंदी होता है देनदार, यानी देने वाला, यानी जो आदमी भविष्य में हमको पैसा देगा। आई होप आपको इतना के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स किसको कहते हैं बाबू, वैसा प्रोडक्ट जिसको हम लोग रीसेल पर्पस से यानी बेचने के पर्पस से खरीदते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे बिस्किट है, स्नैक्स है, ठीक है, तो ये सब जो हम लोग खरीदते हैं, अगर हम एक बिजनेसमैन, मेरा एक शॉप है, दुकान है, तो ये सब हम क्यों खरीदेंगे, ये सब को हम बेचने के लिए खरीदेंगे, ये सब बेचने के लिए जनरली खरीदेंगे। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस है तो ठीक है, तो अगर हम बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कोई वस्तु को खरीदते हैं, तब वो क्या कहलाता है, मेरे लिए गुड्स कहलाता है, बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। कहता है दोज थिंग्स, वैसा चीज विच आर परचेज, जिसको खरीदा जाता है, फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए यानी फिर से बेचने के लिए, विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, और वैसा कोई भी चीज जिसको प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है बाबू, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है, वैसा प्रोडक्ट हम खरीदे जिससे कोई दूसरा प्रोडक्ट हम बनाएंगे। आप बोल सकते हैं एक प्रकार से रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम लोग किसी कोई भी चीज के लिए खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हम लोगों का गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो दो बातें, एक वैसा सामान, वैसा कोई भी चीज जिसको बेचने के लिए खरीदते हैं, दूसरा वैसा कोई भी मटेरियल जिससे आप कोई प्रोडक्ट तैयार करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे उससे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको देखिए आज क्या क्या बताए। आपको हम आज सबसे पहले बताए लायबिलिटी क्या होता है, तो जिस चीज का हमको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है, बिजनेस को पेमेंट करना पड़ता है, वो लायबिलिटी कहलाता है। दूसरा आपको बताए लायबिलिटी दो टाइप का, इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी उसको कहते हैं जो बिजनेस के इंटरनल मेंबर को पेमेंट करना है, एक्सटर्नल उसको कहते हैं जो बिजनेस के बाहर के लोगों को पेमेंट करना है। फिर हम आपको बताए थे करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं, तो वो ऐसा लायबिलिटी जिस लायबिलिटी का पेमेंट हमको साल भर के अंदर करना होता है। नॉन करंट लायबिलिटी वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट हम लोगों को साल भर के बाद जनरली करना होता है। उसके बाद हम आपको बताए डेटर्स किसको कहते हैं, बिल रिसीवेबल किसको कहते हैं, बिल्स पेबल किसको कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल किसको कहते हैं, ट्रेड पेबल किसको कहते हैं। ट्रेड पेबल किसको, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों का जो समेशन होता है, सम होता है, उसको हम लोग बिल्स पेबल कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास के लिए इतना ही था। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहें। थैंक यू सो मच आपको इतना के लिए।